देखिए ग्रेविटेशन क्या है, आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, ठीक है, और दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के द्रव्यमान मतलब मास के गुणनफल का समानुपाती और दोनों के बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और मास is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between the two। देखिए जैसे F जो है ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ये कहा F is directly proportional to m1 into m2 product of their masses and inversely proportional to square of the distance between the two। तो ये हो गया एक इक्वेशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो इसको हम लोग हटाते हैं, किसी प्रोपोर्शनलिटी को का जो साइन इसको हटाते हैं किसी कांस्टेंट से, तो इसको हम लोग कहते हैं F इक्वल्स टू जी। ये जी हो गया इसके स्थान पर, और ये m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। यहाँ जी क्या है, जी को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में इसको कहेंगे सर्वव्यापी गुरुत्व नियतांक। सर्वव्यापी गुरुत्व नियतांक, इसका वैल्यू निकाला गया, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद रखना है, ये परीक्षा में आता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मिटाएं। अब क्या है ना कि जैसे मान लिया जाए कि 1 किलो की कोई वस्तु है, तो उस पर पृथ्वी कितना उसको खींचती है, तो कितना बल लगाती होगी, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। F इक्वल्स टू एम जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पृथ्वी का मास है, मान लीजिए कि m1 मतलब हो गया मास ऑफ अर्थ और m2 हो गया मान लीजिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो और ऑब्जेक्ट की दूरी केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र तक, तो मास ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg, और 1 kg हुआ किसी वस्तु का द्रव्यमान जिस पर कितना बल पृथ्वी लगाती है, डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है पृथ्वी के केंद्र तक का, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन। तो हमको ये पता चला कि 1 किलोग्राम की वस्तु पर पृथ्वी 9.8 न्यूटन का बल लगाती है उसको खींचने के लिए, ठीक है। तो समझ गए, मिटा दे इसको। अब आप पढ़े होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ कि प्रत्येक
क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है अपनी ओर, तो वस्तु भी पृथ्वी को खींचती होगी, नहीं? तो पृथ्वी तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब वस्तु को पृथ्वी खींचती है तो उससे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, A इक्वल्स टू F बाय एम, नहीं? अब ये हुआ 9.8, अभी हम लोग निकाल रहे हैं 9.8, और मास है वस्तु का 1 kg। तो इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया। अब ये एक्सेलरेशन चूंकि ग्रेविटी के कारण हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हुआ है, तो इसलिए इसको इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं g। तो g का वैल्यू हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पृथ्वी तो जब वस्तु को खींची तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। अब वस्तु जब पृथ्वी को खींचेगी तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? इसको बिठा देना, बिठाइए। तो देखिए, अब पृथ्वी को वस्तु खींच रही है, तो फिर हम लोग लगाएंगे, अब ये कर देंगे हम लोग इसके बदले में, ठीक है, A इक्वल्स टू F बाय एम। तो 9.8 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, तो ये इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 0। तो इसलिए पृथ्वी जब किसी वस्तु को खींचती है तो उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब वस्तु पृथ्वी को खींचती है तो देखिए कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? इसलिए पृथ्वी को वस्तु खींच नहीं पाती है, क्योंकि यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 0। अब हम लोग ये जाने, बेटा दें इसको, थोड़ा सा हम लोग मास और वेट का पहले कंसेप्ट समझ ले। मास जो है क्या होता है, किसी वस्तु का मास क्या है, द्रव्यमान हिंदी में। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज मास। किसी वस्तु में, जैसे एक वस्तु है, ये इसका ये सब जो है ये हुआ इसका मास, और इसको हम लोग कहीं भी ले जाएंगे, चांद तारा सूरज, तो ये नहीं बदलेगा, और इसको नापने का यूनिट है केजी। क्या यूनिट है? द्रव्यमान को नापने का इकाई है केजी, और ये कहीं बदलेगा नहीं। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर ही रहेगा, और इसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब क्या कि वेट क्या है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है, तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको कहते हैं हम लोग वेट। तो वेट क्या हुआ, वेट होगा फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, सेंटर की ओर। तो फोर्स तो हम लोग अभी जाने कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब पृथ्वी चूंकि खींच रही है तो जी, तो वेट हो गया mg। अब mg तो g पर डिपेंड करेगा, वेट किसी चीज का। g कम होगा तो वेट कम हो जाएगा, g ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा। जहां पर g 0 हो जाए, मान लीजिए कहीं पर g हो गया 0, तो वेटलेसनेस हो जाएगा जी पूरी तरह से, ठीक है। तो वेट जो है वो बदलता रहेगा, मास नहीं बदलेगा, वेट g पर डिपेंडेंट है। इसलिए जहां g जैसा वैसा ही वेट, g ज्यादा तो वेट ज्यादा, g कम तो वेट कम। जैसे हम लोग चले गए स्पेस में जहां पर कि बहुत कम जीरो हो गया, जीरो हो गया जी का वैल्यू, तो आपको वेटलेसनेस फील हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट तो फोर्स से तो होना चाहिए न्यूटन। अब हम लोग कहें कि वेट को, इसका वेट है 50 न्यूटन, तो ठीक नहीं लगता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं केजी वेट
या केजी फोर्स, इसको क्या लिखते हैं, केजी वेट, या इसको लिखते हैं केजी एफ। तो वेट का यूनिट ये हो गया केजी वेट या केजी फोर्स। ठीक है, अब हम लोग ये जाने कि देखिए जी, अभी हम लोग जाने कि F इक्वल्स टू एम जी, यही हुआ वेट। जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो ये बल हुआ। ठीक है, अभी हम लोग बल पता किए कि F इक्वल्स टू जी, ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ जिस बल से वस्तु को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींचती है। तो G इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये फोर्स, वो दोनों फोर्स इक्वल है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये दोनों को तो हम लोग बराबर कर सकते हैं ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। तो ये कैंसल, तो G इक्वल्स टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या क्या चीज पर डिपेंडेंट है। नहीं तो ये तो कांस्टेंट है जी, तो हम आपको बताया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तो इसका मतलब मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड करेगा और अर्थ से वस्तु की दूरी पर डिपेंड करेगा। ये तो बढ़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है मास ऑफ अर्थ। अब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा तो जी बढ़ेगा, जी डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी घटेगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखना है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या है कि ये देखिए जी, अर्थ जो है वो इस तरह से है, ये पोल है, ये पोलर डायमीटर और ये इक्वेटोरियल डायमीटर, मतलब ये ध्रुवीय व्यास हुआ और ये विषुवत रेखीय व्यास। तो आपको पता है कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं बल्कि चिपटा है, गोल लेकिन चिपटा। तो ये डिस्टेंस जो है ये है 12,714 किलोमीटर और ये डिस्टेंस है 12,757 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये पोलर रेडियस हुआ मान लीजिए, ये इक्वेटोरियल रेडियस। तो हम लोग ये कर सकते हैं ना कि इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। नहीं तो ये वाला दूरी चूंकि ज्यादा है, अभी हम आपको बताए कि G इक्वल्स टू जी एम अर्थ बाय डी स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा तो ये कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के सरफेस पर G का वैल्यू मिनिमम हुआ कहां पर, इक्वेटर पर, और मैक्सिमम होगा पोल पर। तो इसको याद रखना है कि अर्थ के सरफेस पर जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पर, पोल पर, और सबसे कम। इसीलिए हम लोग किसी सैटेलाइट वगैरह को इक्वेटर के आसपास से ही छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग को क्या हो रहा है कि जी कम हो रहा है। तो इसको आप समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे पृथ्वी से,
तो जी घटेगा, तो कहीं तो जाके जीरो हो जाएगा, तो जहां जीरो हो जाएगा वहां वेटलेसनेस हो जाएगा। बात समझ गए? अंदर जाएंगे तो इस हिसाब से, जैसे ये वाला फॉर्मूला से अंदर जाएंगे तो जी बढ़ना चाहिए, नहीं करेक्ट कि नहीं जी? क्योंकि डी घट रहा है, लेकिन अंदर मान ली हम लोग यहाँ आ गए तो यहाँ अब मास तो इतना नहीं हो गया, तो इस पर मास पर भी जो डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी का वैल्यू ऊपर जाने से भी घटता है, अंदर जाने से भी घटता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए जी, हम लोग किसी चीज का वेट कैसे मेजर करते हैं। किसी चीज का हम लोग वेट जो है कैसे, वेट को आमतौर पर हमेशा याद रखना है कि हम लोग जो आप फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, या आप जो किसी दुकान में जाकर के दुकानदार से जो खरीदते हैं को सामान, तो जो तराजू होता है उससे जो वो तौलता है वो मास है। वो क्या चीज तौलता है? वेट तो मेजर करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है स्प्रिंग बैलेंस। वेट क्या चीज मेजर करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। और तो हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मेजर करते हैं किसी चीज का मास। देखिए इधर ये एक तराजू है जी, ठीक है। इस पर हम लोग को स्टैंडर्ड मास रखे हैं। अब दूसरे पलड़े पर हम लोग, आपको जो भी सामान लेना है, आलू लेना है तो इस पर आलू रखे, नहीं। अब ये जब सीधा हो जाता है तब आप समझते हैं कि हमको इतना किलो आलू दिया। सीधा हो गया मतलब इस पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है। तो ये मान लीजिए कि मास है m1 और ये m2, ठीक है। तो इस पर कितना, ये सीधा होने का क्या मतलब कि दोनों फोर्स इक्वल, तो इस पर कितना फोर्स लगा रही है अर्थ, F इक्वल टू जी m1 इंटू m ऑफ अर्थ बाय डी स्क्वायर। और इस पर कितना लगा रही है, F इक्वल्स टू जी m2 इंटू एम ई बाय डी स्क्वायर। अब चूंकि ये सीधा है डंडा, इसका मतलब है कि दोनों पर समान फोर्स लग रहा है। तो ये मान लिया F1 था, ये F2 था, ये F1 F2 तो इक्वल ना हो गया, F1 इक्वल्स टू F2। तो ये दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या बराबर हुआ, जी m1 इंटू एम ई बाय डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी m2 इंटू एम ई बाय डी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया जी, अर्थ भी खत्म, ये भी खत्म, तो m1 इक्वल्स टू m2। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज का मास को मेजर करते हैं, क्या जिससे फिजिकल बैलेंस, समझे, उससे हम लोग मास को मेजर करते हैं। तो अब एक चीज केवल आपको बता दें, नहीं आज इतना ही, ठीक है, चलिए जय हिंद।